स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हिस्ट्री कॉर्नर में। प्रिय छात्रों, अभी तक 2 एपिसोड बीए पार्ट 1 के छात्रों के लिए हमने बनाया है। ये तीसरा एपिसोड आने जा रहा है, जिसमें प्रश्न संख्या 101 से लेकर 150 तक के प्रश्नों का हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अभी तक आप लोगों का जो रिस्पांस पिछले 2 एपिसोड में मिला है उससे मैं बहुत उत्साहित हूँ, लेकिन कल कुछ व्यस्तता की वजह से एक एपिसोड की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो आज मेरी कोशिश होगी कि उस कमी की भरपाई की जाए। तो बिना किसी विलंब के हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और इस तीसरे एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो आपके समक्ष आ गया है, प्रश्न संख्या 101। इसमें जो पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता खाली स्थान से संबंधित है। पुरापाषाण युग, आदिम युग, नवपाषाण काल, कांस्य युग। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है कांस्य युग। 101 का डी सही उत्तर है। 102वां जो प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध मोहर कौन है। इसमें जितने भी तरह की मोहर का नाम लिखा है ऑलमोस्ट ये सभी हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध पूछता है मोहर कौन सा है, तो उसमें जो पशुपति की मोहर है 102 का जो सी है वो सही उत्तर है। उसमें एक पशुपति जो आद्य भगवान शिव कहा जाता है उनका वो मिला है मोहर, उस पर निशान बना हुआ है। भगवान शिव बैठे हैं, उनके चारों तरफ जो अन्य पशु वगैरह जो उनसे रिलेटेड हैं वो बैठे हुए हैं, तो उनका पशुपति शिव के रूप में उस मोहर की पहचान किया गया है। तो 102वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। 103 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि इनमें सिंधु सभ्यता का शहर ढूंढें। 3 शहरों के नाम दिए हैं, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, और चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, इनमें सभी, चूँकि ये तीनों शहर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं। 104वां प्रश्न है हड़प्पा स्थल से इनमें हज़ारों की संख्या में क्या मिली है। अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने इसका भी उत्तर दिया है कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो खुदाई में जो तमाम चीज़ें मिली हैं उसमें मोहरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, करीब 2500 के आसपास मोहरें मिली हैं। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा मोहर मिली है वह आद्य शिव या पशुपति शिव के रूप में जिसकी पहचान की गई है वो मोहर मिली है। 105वां प्रश्न आपके समक्ष है कि लोथल में किस महत्वपूर्ण उद्योग के संकेत मिलते हैं। पहला ऑप्शन है मिट्टी के पात्र, दूसरा है नौका निर्माण, तीसरा है पक्की मिट्टी के खिलौने, और चौथा है वायुयान निर्माण। तो जो लोथल है वहाँ पे गोदीबाड़ा या बंदरगाह मिला है। तो ये सब इस बात के संकेत है, क्योंकि पहले इस तरह के साधन नहीं थे कि जहाज़ों का निर्माण करके और उसके लंबी दूरी तक उसका ये किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है नौका निर्माण, या 105वें नंबर क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है नौका निर्माण, ये सही आंसर है। इसके अलावा 106वां प्रश्न है कि नवपाषाण युग में किस देवता की पूजा आरंभ हुई। तो आप जानिए कि नवपाषाण युग ये अगर जो प्रागैतिहासिक काल है उनके 3 कालखंडों में उसका विभाजन किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो सबसे लेटेस्ट है उसमें नवपाषाण काल है, और नवपाषाण काल में इसका जो 3 ऑप्शन दिया है लक्ष्मी, शंकर और गणेश, ये तीनों का अस्तित्व उस समय नहीं है। तो जो चौथा ऑप्शन है डी, प्रकृति, ये सही उत्तर है। 107वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है। और इसमें किसी तरह का कोई संशय ही नहीं होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है, और इसका जो क्षेत्रफल वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर है 107वें का सी, सिंधु घाटी सभ्यता। 108वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था। तो हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता तक कृषि बहुत व्यवस्थित रूप में आ चुकी थी और वही उनका मुख्य पेशा था। तो उनका अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि। 108वें प्रश्न का ए सही ऑप्शन है। 109वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता की समाप्ति के बाद किस सभ्यता का आगमन हुआ। तो जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता
का यहाँ पे अस्तित्व आया है। तो इसका जो सही उत्तर है 109वें का है वो सी। 110वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल आज पाकिस्तान में है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले में। कालीबंगा राजस्थान में है। और जो तीसरा ऑप्शन सी है लोथल, ये गुजरात में है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन बचता है डी हड़प्पा, वही पाकिस्तान में है। तो 110वें प्रश्न का जो सही उत्तर है डी हड़प्पा। 111वां प्रश्न है कि हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खाली स्थान थी, ग्रामीण, नगरीय, औद्योगिक और पूंजीवादी। तो एक चीज़ सभी छात्रों को ध्यान देना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि हड़प्पा मुख्य रूप से नगरीय सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा के बाद जो वैदिक सभ्यता आई वो ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं, क्योंकि सामान्य तौर पे हमारी बुद्धि कहती है कि पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी फिर शहरी होगा, लेकिन यहाँ पे इससे ठीक अलग है कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। 112वां प्रश्न है, आद्य शिव की मुहर सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो आद्य शिव के बारे में मैंने अभी आपको मुहर के बारे में बताया था कि जितनी भी मुहरें मिली हैं सबसे ज़्यादा आद्य शिव की मुहर है, और उसमें जो जगह है वो पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो में आद्य शिव की सबसे ज़्यादा मुहरें मिली हैं। 113वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के कितने केंद्रों का पता चला है। तो इसमें जो सर्वाधिक का जो ऑप्शन है 113 का ये 350 से अधिक स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं। तो इसका जो सही उत्तर है 113 का ए, 350 से अधिक। प्रश्न संख्या 114, किस नदी की घाटी में सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो प्रश्न में ही है कि सैंधव सभ्यता यानी सिंधु नदी। तो इसका जो सही उत्तर है 114 का डी, सिंधु। 115वां प्रश्न है, दोहरी अंत्येष्टि का संकेत सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो सिंधु सभ्यता में जो ये परंपरा रहा है माने डेड बॉडी के अंत्येष्टि का, उसमें 3 तरह की प्रणाली रही है। जलाने की प्रथा भी रही है, उसको दफनाने की प्रथा भी रही है, या थोड़ा सा उसको जला के या फिर उसको पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ने की भी प्रथा रही है। तो इसका जो सही उत्तर है 115वें का वो लोथल से दोहरी अंत्येष्टि का संकेत सिंधु सभ्यता में मिला है। तो 115वें का सही उत्तर है डी, लोथल। 116वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ये बार बार कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो इसका जो इसमें जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं वो चारों भारत का है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है धौलावीरा। जो भारत में अभी जितने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितनी भी शहरें हैं वो सबसे बड़ा शहर धौलावीरा है, और जो दूसरा सेकंड नंबर पे जिस शहर का स्थान आता है वो है राखीगढ़ी। तो 116वें प्रश्न का सही उत्तर है डी, धौलावीरा। 117वां प्रश्न है हमारे सामने कि सिंधु सभ्यता में तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी। तो इसका सही उत्तर है खेतरी, राजस्थान। तो इसका जो 117 का जो पहला उत्तर है खेतरी, वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है 118वां जो प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो ये कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। तो इसका जो सही उत्तर है 118 का सी, राजस्थान। ये कालीबंगा काली चूड़ियों से संबंधित है, इसीलिए इसको कालीबंगा कहा जाता है। 119वां प्रश्न है कि अग्नि की 7 वेदियाँ किस स्थल पर मिली हैं। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसका बहुत कम जगहों पे आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर है 119 का है ए, कालीबंगा में अग्नि की 7 वेदियाँ मिली हैं। उसके अलावा जो 120वां प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने श्लोक है। तो इसका उत्तर हमने पिछले एपिसोड में भी दिया हुआ है, कुछ इससे मिलते जुलता प्रश्न वहाँ भी था, 1028। 120 का सी सही उत्तर है। 121वां प्रश्न हमारे सामने कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है कि गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। एक्चुअली जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक वांग्मय हैं, वो संस्कृत में बहुत कठिन संस्कृत में लिखा गया है। उसको अध्ययन करने में, और काव्य के रूप में है तो उसका अध्ययन थोड़ा कठिन है। तो उसको सहज रूप से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई जो गद्य रूप में है।
तो हर वेद, चारों वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐत्रेय एवं कौशितकी। जो यजुर्वेद है उसका है शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। और इसी तरीके जो सामवेद है उसको पंचविंश ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो इस तरीके ये 4 वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप इसके आधार पर इसका उत्तर दे सकते हैं। 122वां प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी थी। अष्टाध्यायी बहुत जो व्याकरण की रचना है, और ये पाणिनि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है 122 का ए, पाणिनि। 123वां प्रश्न है कि वैशेषिक दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वैशेषिक दर्शन वो उल्क कनाद, कनाद या उलूक, मुझे लगता है ये टाइपिंग एरर है, ये कनाद या उलूक इसका सही उत्तर है 123 का सी। 124वां प्रश्न है कि 10 राजन युद्ध में कौन विजयी हुआ था। तो इसमें यह युद्ध जो था वो सुदास और सुधर्मा के बीच हुआ था, और इसमें सुदास विजयी रहे थे। तो 124 का ए सही उत्तर है। ऋग्वेद में इस युद्ध का विशेष तौर से उल्लेख है। 125वां प्रश्न है कि वैदिक काल में चिनाब नदी का नाम क्या था। तो इसका जो सही उत्तर है 125वें का बी, अस्कनी। इस तरह से और भी जो तमाम नदियां हैं उनका नाम कालांतर में बदल गया है। तो इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल पढ़ लेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में तो सिर्फ चिनाब नदी के बारे में पूछ रहा, हो सकता है आपके मूल एग्जाम में चिनाब के बदले किसी और नदी का नाम पूछ दे। 126वां प्रश्न है कि वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण शिल्प, कुम्हार, बढ़ई, सुनार, नाई। तो इसका जो सही उत्तर है 126 का वो है बी, बढ़ई। बढ़ई के लिए ऋग्वेद में तक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको शिल्पकारों का प्रधान बताया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है 126 का है वो बी, बढ़ई। 127वां प्रश्न है बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित था। मौर्य, हर्यक, नंद और कुषाण। तो इसका जो सही उत्तर है 127 का है वो बी, हर्यक वंश से रिलेटेड था बिंबिसार। और बिंबिसार का पुत्र था आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार की हत्या करके सत्ता पर उसने अपना कब्जा कर लिया था। 128वां प्रश्न है आपके समक्ष, इसमें है कि भारत आने वाला पहला विदेशी कौन था। वेनसांग, मेगास्थनीज, इचिंग, फाहियान। फाहियान मुझे लगता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। और मेगास्थनीज मुझे लगता है भारत में सबसे पहले उस दौर में आया होगा। इसकी जो महत्वपूर्ण रचना है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक किताब लिखा है, जिसमें भारत के बारे में बहुत विस्तार से उसने बताने की कोशिश किया है। ये शुरुआती जो ये यूनान के लोग थे उनका ये राजदूत था, और ये भारत में लंबे समय तक रहा था जिसने। तो इसका जो सही उत्तर है 128वें का है वो बी, मेगास्थनीज। 129वां प्रश्न है अजंता चित्रकला किससे संबंधित है। तो इसका जो 4 ऑप्शन इसमें भी है, हड़प्पा काल, मौर्य काल, बौद्ध काल और गुप्त काल। तो 129 का जो सही उत्तर है वो है बौद्ध काल। बौद्ध काल में और भी बहुत सी चित्रकला और वास्तुकला के लिए उसको संरक्षण देने के लिए वो जाना जाता है। उस दौरान जैसे सांची है, भरहुत है, अमरावती के, इन तीनों जगह पे जो बने हुए स्तूप हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। फिर कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ तथा बराबर की गुफाएं, ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और बौद्ध कालीन जो स्थापत्य कला या चित्रकला का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि 129वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सी, बौद्ध काल। 130वां प्रश्न है शक शताब्दी खाली स्थान से आरंभ होती है। 50 ईसा पूर्व, 28 ईस्वी, 78 ईस्वी, 129 ईस्वी। तो 130वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, 78 ईस्वी। उस समय जो कुषाण शासक कनिष्क था, कनिष्क ने इस शक संवत की शुरुआत की थी 78 ईस्वी में। उसी समय उसका राज्यारोहण हुआ था और उसी समय से इसकी शुरुआत मानी गई है। और ये इतना ऑथेंटिक है या इतना स्वीकार्य है भारत में कि भारत सरकार आज भी शक संवत का प्रयोग करती है अपने तमाम उल्लेखों में। 131वां प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सिकंदर का समकालीन था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। जो सेकंड यानी बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। उसका कार्यकाल
या शासनकाल कह लीजिए 323 ईसा पूर्व से 295 ईसा पूर्व था, और 326 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर जो है वो भारत में आया था। तो मुझे लगता है कि ये सभी ये जो 3 बिंबिसार, अशोक और पुष्यमित्र, शुंग, ये सब उससे संबंधित नहीं हैं। मुझे लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर है 131 का बी। 132वां प्रश्न है, सिकंदर ने खालिस्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, अजातशत्रु, बिंबिसार, घनानंद, महापद्मनंद। तो 132 का जो सही उत्तर है घनानंद, वो नंद वंश का शासक था, और इसी का विनाश करके इसने क्या कहते हैं इसको, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया था। अब है 133वां प्रश्न कि 326 ईसा पूर्व के खालिस्तान युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हराया था। तो ये जो युद्ध था 326 ईसा पूर्व में, वो सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पे हुआ था। इसको हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 133वां का जो सही उत्तर है वो है डी, हाइडेस्पीज। 134वां प्रश्न है कि निम्नांकित में सबसे प्राचीन राजवंश, तो एक है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश। तो ये मौर्य वंश इसका सही उत्तर है। मौर्य के बाद ही शुंग आए थे, उसके बाद कण्व आए, फिर जो मौर्योत्तर काल है उसी में कुषाण आए हैं, फिर उसके बाद गुप्त आए हैं। तो इसका जो सही उत्तर 134वें का है ए, मौर्य वंश। 135वां प्रश्न है कि भारतीयों के लिए सिल्क रूट खोलने वाला था। सिल्क रूट बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यापारिक मार्ग था, जो चीन और पश्चिमी जो साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, उसके बीच एक रास्ता था जो मध्य एशिया होते हुए जाता था। और वहाँ पे जो कुषाण शासक कनिष्क था, उसका उस पर अधिकार था। तो ये पूरी तरह से उसी के नियंत्रण में था। तो इसका जो सही उत्तर है 135 का है ए, कनिष्क। बी इसका सही उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि अशोक वो बहुत अशोक पहले के शासक हुए, हर्ष बहुत बाद में 600-650 ईस्वी, मतलब ये 7वीं सदी के शासक थे। और फाहियान तो शासक था ही नहीं, वो तो एक चीनी विदेशी यात्री था। 136वां प्रश्न है कि आर्यभट्ट खालिस्तान का सिद्धांत था। तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्र से रिलेटेड हैं। तो इसका जो सही उत्तर है 136 का ए। 137वां प्रश्न है, दिल्ली स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ खालिस्तान का उपलब्धियों की निशानी है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसके नाम से जाना जाता है, 137 का डी सही उत्तर है कि लौह स्तंभ जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विजयी का प्रतीक है वो। 138वां प्रश्न है कि कलिंग की राजधानी थी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है अन्य प्रश्नों की तरह। तो इसका जो तोसाली, ये एक्चुअली तोसली है, ये टाइपिंग एरर की वजह से इसने तोसाली लिख दिया है, या अंग्रेजी में कई बार इसको तोसाली लिखा भी जाता है। तो 138 का जो सही उत्तर है वो है डी। 139वां प्रश्न है कि भारत का विशालतम साम्राज्य था। मराठा साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। तो मुझे लगता है कि 139 का सी, मौर्य साम्राज्य, वो सबसे ज़्यादा विस्तृत था, खासकर सम्राट अशोक के टाइम में। तो मुझे लगता है कि इसका सही उत्तर 139 का सी होना चाहिए, मौर्य साम्राज्य। 140वां प्रश्न है कि अथर्ववेद इनमें से किसे प्रस्तुत करता है? श्लोक, मंत्र और प्रार्थना, उच्चारण और इनमें सभी। तो जो अथर्ववेद है वो पूरी तरीके से आर्य और अनार्य, जो बहुत सबसे बाद का, इन चारों वेदों में सबसे बाद का वेद माना जाता है अथर्ववेद। और इसमें मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, इस तरह के तमाम बातें उसमें हैं। तो मंत्र और प्रार्थना मुझे लगता है इसका सही उत्तर है, और वो है 140 का बी। अब है 141वां प्रश्न कि धर्मपाल ने किसकी स्थापना की थी। अगर आप प्रश्नों का ट्रेंड देखेंगे तो देखिए कि कैसे धीरे धीरे ये प्राचीन भारत आगे की ओर बढ़ते चल रहा है। अब ये पाल वंश और सेन वंश जो बंगाल वगैरह में थे, वहाँ पे उससे रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। अभी तक आप प्रागैतिहास काल, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद मौर्यों के बारे में, मौर्योत्तर साम्राज्य जो था उनके बारे में प्रश्न था। अब जो प्रश्न है वो पालों के बारे में है। तो इसमें जो इसका जो प्रश्न है कि धर्मपाल ने इसमें किसकी स्थापना की थी।
तो इसमें नालंदा, विक्रमशिला, वल्भी और इनमें से कोई नहीं। तो वल्भी गुजरात में है, ये इसके क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसका आंसर आप ऐसे ही इसको हटा सकते हैं। और जब सी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा। अब इसके अलावा दो ऑप्शन बचता है, नालंदा और विक्रमशिला। तो विक्रमशिला इसका सही उत्तर है कि धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुरी के प्रसिद्ध जो विहार वगैरह थे उसकी स्थापना का श्रेय उसे ही जाता है। 142वां प्रश्न है कि गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था? विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। ये चारों गुप्त वंश के शासक हैं, लेकिन इसमें जो सबसे पहले जिसका शासन कहलाता है वो है श्रीगुप्त। तो 142वें का जो सही उत्तर है कि गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर होगा श्रीगुप्त। इसके अलावा 143वां प्रश्न है कि मगध के युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया गया पशु कौन था? इस प्रश्न को मैंने ढूंढने की कोशिश किया है, लेकिन इसका सही उत्तर मुझे नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद घोड़ा होना चाहिए। तो प्लीज़ स्टूडेंट, आप इस प्रश्न के उत्तर के पहले थोड़ा सा आप इसको रीचेक करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 144वां प्रश्न है कि निम्नांकित में हिंदू दर्शन का स्रोत है? वेद, उपनिषद, कथा साहित्य और विधि साहित्य। तो मैंने पिछले एपिसोड में भी प्रश्न का उत्तर देने के क्रम में बताया था, जो वैदिक वांग्मय है उसका अंतिम भाग उपनिषद है, जिसको वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। और ये हिंदू दर्शन का जो पूरी तरह से स्रोत है वो उपनिषद है। और 144, तो इस तरीके से 144 का बी सही उत्तर होना चाहिए। 145वां प्रश्न है कि इनमें विषम को खोजें। शिव पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि चार ऑप्शन में से 3 वेदों के बारे में बताया गया है, एक पुराण के बारे में है। तो ऑड मैन आउट का जो फार्मूला है उसके तहत बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं कि इसका सही उत्तर है शिव पुराण। 146वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज खाली स्थान का राजदूत था? इटली, ग्रीक, पुर्तगाल, चीन। इसका सही है उत्तर है ग्रीक, यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। वो इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा भी था, और उसने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी जो इंडिका नाम से फेमस है। यद्यपि आज ये उपलब्ध नहीं है, और विभिन्न इतिहासकारों ने जब इंडिका का उल्लेख किया है तो दूसरी किताबों से जो रेफरेंस दिया गया है उसी से ये कल्पना करने की कोशिश किया गया है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में किस तरह की बातें लिखी होंगी। इसके अलावा प्रश्न है 147 कि सिल्क रूट को नियंत्रित करने वाले शासक थे? तो इसका उत्तर अभी हमने पीछे के प्रश्न में दिया है। आई थिंक मुझे लगता है 135वां जो प्रश्न था वो इसी से संबंधित था कि सिल्क रूट को नियंत्रित करने वाले शासक। तो कुषाण वंश, जो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, कण्व वंश, उसके बाद ये कुषाण आए थे। तो कुषाणों में स्पेशली कनिष्क जो था उसके नियंत्रण में पूरी तरीके से ये सिल्क रूट था। 148वां प्रश्न है कि सातवाहनों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सातकर्णी, गौतमीपुत्र, श्री सातकर्णी, सिमुख और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है 148 का बी, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। अभी आपको एक विशेष चीज़ ध्यान देने की है कि अभी जितने भी आप वंशों के बारे में पढ़ेंगे तो ये इकलौता प्राचीन भारतीय इतिहास में किसी वंश के बारे में या किसी शासक के बारे में आपको ऐसा मिलेगा जिसमें शासक के नाम के पहले उसकी माता का नाम अंकित है। ये इकलौता उदाहरण मिलता है सातवाहनों के बारे में। यद्यपि सातवाहन वंश और उनके जो शासन की प्रणाली थी या सत्ता का जो स्वरूप था वो मातृसत्तात्मक नहीं था, वो भी पितृसत्तात्मक ही था। लेकिन ये एक थोड़ा सा अलग है जो कई बार इसको लेकर पूछा भी जाता है, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी है, फिर वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, इस तरह के उनके शासकों के नाम आपको मिलेंगे। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि महिला का नाम पहले है तो शायद मातृसत्तात्मक समाज हो, बिल्कुल नहीं। सातवाहन भी पूरी तरह से पितृसत्तात्मक समाज का ही उदाहरण है। 149वां प्रश्न है कि महान शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? पहला है गुप्त वंश, दूसरा ऑप्शन है मौर्य वंश, तीसरा है वर्धन वंश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्धन वंश है ये सही उत्तर है। हर्षवर्धन वर्धन वंश से था। पुष्यभूति वंश भी कई बार इसको कहा जाता है। राजस्थान के का जो बेल्ट है वहाँ पे कुरुक्षेत्र वगैरह ये सब तमाम जो उसमें आता था। कन्नौज ये इसकी राजधानी हुआ करती थी हर्षवर्धन की। और 647 ईस्वी में
इसकी मृत्यु हो गई थी, तो ये माना जाता है कि हिंदू शासन का जो आखिरी हिंदू शासक अगर प्राचीन भारत का किसी को माना जाता है तो ये हर्षवर्धन ही था। यद्यपि ये विवादास्पद है, क्योंकि बाद में उसने खुद ही बौद्ध धर्म को बहुत सारा संरक्षण प्रदान किया था। उसी के कार्यकाल में जो जैन का जो ये संगीति वगैरह हुआ था वो उसी के टाइम पीरियड में हुआ था। तो ये कुछ कंट्राडिक्शन इतिहास में कुछ शासकों में आपको मिलेंगे, तो ये भी आपको जानना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वर्धन वंश। और आज के एपिसोड का जो आखिरी प्रश्न है कि आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बतावें। अष्टाध्यायी, नवरत्न, लीलावती और आर्यभट्टियम। तो अष्टाध्यायी ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई किताब है। नवरत्न मुझे लगता है किताब नहीं है, बल्कि 9 कवियों का एक समूह था, उसके लिए प्रयुक्त होता है। और लीलावती मैथमेटिक्स से रिलेटेड किताब है, जो इसके लेखक का नाम मैं मिस कर रहा हूँ। और जो आर्यभट्टियम है, इस प्रश्न का वो सही उत्तर है 150 का सी। आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र पे एक किताब की रचना की जिसका नाम उसने आर्यभट्टियम दिया, और इसी में उसने जीरो की जो स्थापना है उसने बताया था। तो इस तरीके से आज का ये एपिसोड पूर्ण हुआ। ये 50 प्रश्न का उत्तर हमने आपको समक्ष दे दिया है, और आप सबों का जो फीडबैक है, जो रिस्पांस है, मुझे प्रॉपर मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आपको चाहिए कि अगर आप इसका लाभ ले रहे हैं तो अपने मित्रों को भी इसका लाभ दें। मैक्सिमम इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बार बार इसको देखने का प्रयत्न करें, बिकॉज़ कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इस मॉडल पेपर के प्रश्न का इसमें दोहराव हो। नहीं भी हो सकता है, मैंने कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चूँकि ये मॉडल पेपर विश्वविद्यालय के द्वारा ही दिया गया है तो इसके रिपीटेशन की संभावनाएं बहुत है। तो इस वजह से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से कहूँगा, आप लोग इसको बार बार देखें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या इससे रिलेटेड अगर अपनी कोई बात कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।